हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि 30 मई के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तथा उनसे जुड़े हुए ऐसे पॉइंट्स की जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर श्रीरेखा जी जो हैं वो हाल ही में केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है। इसके अलावा पुडुचेरी की अगर पहली महिला डीजीपी की बात करें तो वो हो जाएगा सुंदरी नंदा। अगर तमिलनाडु की पहली महिला डीजीपी की बात करें तो हो जाएगा लतिका सरन। और भारत की पहली महिला डीजीपी थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी, जिनकी वर्ष 2019 के अंदर जो है वो डेथ हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आर श्रीलेखा जी जो हैं वो केरल पुलिस की महानिदेशक बनने वाली भी पहली महिला होंगी। इसके अलावा जो है इन्हें फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के लिए जो है वो डीजीपी के पद पर नियुक्त किया गया है केरल सरकार के द्वारा। ये 1987 बैच की आईएएस अधिकारी होने के साथ साथ जो हैं वो केरल की पहली महिला आईपीएस भी हैं। तो यह क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हाल ही के कुछ वर्षों के अंदर जो है वो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो है वो केंद्र और राज्य स्तर के ऊपर अनेक योजनाएं चलाई गई है, जिनका मुख्य उद्देश्य जो है वो महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं को सशक्त बनाना। इसी कारण जो है यह क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और इस प्रकार के क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिवर्ष जो है वो 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी वुमेन इन पीस कीपिंग अ की ऑफ पीस, वुमेन इन पीस कीपिंग अ की ऑफ पीस। और इस डे से जुड़े हुए कुछ तथ्य जो हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, तो आप इन्हें पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हैं। और आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तथा इसके साथ साथ जो है वो मई माह से जुड़े हुए सभी इम्पोर्टेंट डेज और उनकी थीम्स, उनके बारे में भी जो है वो पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जल्द से जल्द अवेलेबल करवा देंगे। तो आप अगर इस प्रकार की पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आप अभी ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अब अगर हम बात करें कि इसके अलावा और कौन से डेज जो हैं वो हाल ही के दिनों के अंदर बनाए गए हैं, तो इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ जो कि 28 मई को बनाया गया है। यह अगर हम बात करें कि किसके द्वारा बनाया जाता है, तो यह बनाया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसका नाम है WGNRR। इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो वो हो जाएगी वुमेन्स ग्लोबल नेटवर्क फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स, वुमेन्स ग्लोबल नेटवर्क फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो हाल ही के अंदर जो है वो डे बनाया गया है। कौन सा डे? अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही डे। अगर हम बात करें कि WGNRR ये जो ऑर्गेनाइजेशन की बात अपने की है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स के अंदर। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना जो है वो हुई है 1984 के अंदर। इसके अलावा 29 मई को जो है वो एक और डे बनाया गया है जिसको बोलते हैं विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस भी कब मनाया गया है? 29 मई को। अगर हम बात करें कि ये किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है वर्ल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हो जाएगा विस्कॉन्सिन अमेरिका के अंदर। और इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 1958 के अंदर। अगर हम बात करें कि इस डे की थीम क्या थी,
तो इस डे की थीम जो है वो वर्ष 2020 के लिए रखी गई है गेट माइक्रोबायोम्स अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। गेट माइक्रोबायोम्स अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम जो है वो ये रखी गई है। अगर हम बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हाल ही में दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो ये जो है इस क्वेश्चन के अंदर 22वीं मीटिंग किसकी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो हाल ही के अंदर 22वीं बैठक की गई है वो किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण जी ने हाल ही के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसकी 22वीं बैठक की अध्यक्षता की। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो है वो सभी देशों के अंदर अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से डगमगा चुकी है। सभी देशों को है इससे बहुत ही भारी मात्रा के अंदर आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है और इसी के चलते जो है अब धीरे धीरे जो है वो वित्तीय सहायता और इससे जुड़े हुए अनेक आर्थिक पैकेज जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। तो उसी के चलते अनेक परिषद, अनेक इस प्रकार की मीटिंग्स जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है। तो इसी प्रकार की एक मीटिंग थी जो थी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल और इसका 22वां सेशन था जिसकी अध्यक्षता की है निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि है भारत की वित्त मंत्री। अगर पूछे कि ये ऑर्गेनाइज कहाँ की गई अर्थात ये कहाँ पर हुई, तो ये हुई थी नई दिल्ली के अंदर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है। तो ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य, तो इसे किसे चुना गया है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र बत्रा जी को जो है वो हाल ही के अंदर ओलंपिक चैनल कमीशन का जो है वो सदस्य चुना गया है। अगर हम बात करें कि इन्हें सदस्य चुना किसने है, तो इन्हें चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर। और अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो हो जाएंगे थॉमस बाख जी। अगर हम बात करें कि नरेंद्र बत्रा जी क्या वर्तमान में और किसी ऑर्गेनाइजेशन या और किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रमुख भी वर्तमान में कौन है, नरेंद्र बत्रा जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हाल ही में किसने क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार जीता है। तो क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार जो हाल ही में किसके द्वारा जीता गया है, ऑप्शन ए क्वेरेशा अब्दुल करीम के द्वारा हाल ही के अंदर क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार जीता गया है। अगर हम बात करें कि इन्हें क्यों जीता, मतलब इन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला है, तो इन्होंने जो महिलाओं को वायरस से बचाने के लिए टॉपिकल जेल की एक खोज की थी तथा इसके अलावा इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में जो की गई इन्वेंशंस जो है उनके लिए जो है इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें कि इसके तहत इनको क्या मिलेगा, तो पुरस्कार राशि इसके तहत जो है वो है $500,000 यूरो का पुरस्कार राशि भी जो है वो इस पुरस्कार के साथ इनको दी जाएगी। अगर हम बात करें कि दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान में राष्ट्रपति, तो वो हो जाएंगे सिरिल रामाफोसा और रैंड जो है वो दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक मुद्रा है। इसके अलावा ऑप्शन के अंदर 2 नाम और भी आए हैं, कौन कौन से, वो हैं सुमन गवाने जी और कार्लो मोंटेइरो। तो इन दोनों को जो है वो हाल ही के अंदर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सैनिक दिवस पर एक पुरस्कार दिया जाएगा और उस पुरस्कार नाम है यूएन जेंडर उस पुरस्कार का नाम, सॉरी फ्रेंड्स कुछ टेक्निकल इशू था। तो हम बात कर रहे थे कि इसके अलावा ऑप्शन के अंदर 2 अन्य नाम भी आए हैं, वो नाम कौन कौन से थे, सुमन गवानी जी और कार्ला मोंटेइरो। तो इनको हाल ही के अंदर जो है वो यूएन के द्वारा एक पुरस्कार दिया गया है
UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। तो यह पुरस्कार भी जो है इन्हें 29 मई को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के ऊपर जो है महासचिव गुटेरेस जी के द्वारा ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया जाएगा। अब हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में विप्रो लिमिटेड के CEO और MD किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थियरी डेलापर्ट जी को जो है वो हाल ही के अंदर विप्रो लिमिटेड के CEO और MD नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें कि इनसे पहले इस कंपनी के CEO और MD कौन है, तो वो हो जाएंगे अब्दाली नीमचवाला जी। अब्दाली नीमचवाला जो है उनका स्थान लेंगे थियरी डेलापर्टा। अगर हम बात करें कि अब्दाली नीमचवाला कब तक जो हैं वो इस कंपनी के अंदर CEO हैं, तो 1 जून 2020 तक जो है वो इस कंपनी के CEO रहेंगे और 6 जुलाई को जो है वो थियरी डेलापर्टा जो है वो अपना पदभार संभालेंगे। अगर विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष की बात करें तो वो हो जाएंगे ऋषभ प्रेम जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि ऑप्शन में एक नाम आया है ईमान इज्जत, जिनको फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी प्रमुख कंपनी कैप जेमिनी समूह अर्थात कैप जेमिनी ग्रुप का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। इसके अलावा एक और नियुक्ति जो हाल ही के अंदर हुई है वो है लियो पुरी को जो है वो JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की गई है, जो वर्ष 2021 के अंदर जो है वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अब हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर सिंगापुर में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, P कुमारन जी को जो है वो सिंगापुर में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ऑप्शन बी में आया है प्रेम के नायर। इनको अपनों ने कल के सेशन में ही अपनों ने इसके बारे में बात की थी कि इन्हें जो है वो नाइजीरिया के अंदर जो है वो भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। हर्षवर्धन श्रृंगला जी जो कि अमेरिका के अंदर भारत के राजदूत हैं, और विक्रम मिश्री जी जो है वो चाइना के अंदर भारत के नए राजदूत हैं। अगर हम बात करें कि सिंगापुर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स, तो स्काईट्रैक्स क्या है, स्काई ट्रैक्स, इनके अनुसार जो है वो चुंगी हवाई अड्डा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। स्काई ट्रैक्स के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है चुंगी हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर स्थित है, जो है सिंगापुर के अंदर। तो सिंगापुर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए कि स्काई ट्रैक्स के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे चुना गया है, तो वो हो जाएगा चुंगी हवाई अड्डा। तो इसके अलावा अगर सिंगापुर के राष्ट्रपति की बात करें तो वो हो जाएगा सेल्पन रामनाथन, और सिंगापुर के प्रधानमंत्री हो जाएंगे ली सियन लोंग। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने पहले मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन ने जो है वो अभी मानव रहित पहले हेलीकॉप्टर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है वो सीधा सीधा यही है कि वो अन्य देशों से जो सीमा लगती है उस सीमा पर जो है इन ड्रोन के जरिए जो है वो नज़र रख सके। तो अपने सुरक्षा कारणों के चलते उन्होंने यह अभी सफल परीक्षण किया है, जो क्या है, मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन। चाइना वर्तमान में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसके कई कारण हैं कि उसने अभी हाल ही में कोरोना वायरस के साथ साथ एक अन्य वायरस वहाँ से फैला जिसे अफ्रीकन स्वाइन फ्लू नाम दिया गया, जो कि सुअरों के अंदर होने वाली एक बीमारी है, और कोरोना वायरस तो एक है ही। इसके अलावा जो है वो इस अनेक देशों के साथ सीमा विवाद भी जो है वो चाइना का बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें ताइवान, हांगकांग, भारत, तो इस देशों के साथ जो है वो चीन के विवाद बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण भी चाइना वर्तमान के अंदर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चाइना जो है वो अपने रक्षा समझौतों के तहत
या रक्षा के तहत कौन कौन सी नई इन्वेंशंस कर रहा है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। हो सकता है कि हमारे ये किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी का जो है वो हाल ही के अंदर निधन हो गया है। अगर हम बात करें कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वो हो जाएंगे भूपेश बघेल जी, और अगर हम बात करें राज्यपाल की तो वो हो जाएंगे सुश्री अनुसुईया उइके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO ने कोरोना वायरस के मरीजों पर किस बीमारी की दवा के परीक्षण पर रोक लगा दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाल ही में WHO ने मलेरिया की परीक्षण के ऊपर जो है वो रोक लगा दी है। अगर हम बात करें कि कोरोना वायरस से जुड़ी हुई अन्य दवाइयों के बारे में जो कि हाल ही के अंदर चर्चा में रही, तो इसका भारत की तरफ से इसका प्रमुख था वो था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा जो थी वो चर्चा का केंद्र बनी हुई थी कुछ समय पहले तक, और इस हद तक उसका क्रेज बढ़ा कि अमेरिका, यूरोपीय देश और अन्य देशों के अंदर भी जो है वो भारत ने जो क्लोरोक्विन दवा का एक्सपोर्ट किया। लेकिन कुछ समय के बाद WHO और अमेरिका दोनों ही देशों ने जो है वो इसके खिलाफ बयान देते हुए कहा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो कोरोना वायरस के अंदर घातक साबित हो सकती है, जिसके कारण जो है वो मृत्यु दर के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो भारत के द्वारा विश्व के अनेक देशों तक जो है वो इसका क्या किया गया था, एक्सपोर्ट किया गया था। किसके लिए? कि ऐसा माना जा रहा था कि यह कोरोना वायरस के इलाज के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, लेकिन जो बात बाद में गलत साबित हुई और जिसके ऊपर WHO और अमेरिका दोनों ने ही जो है वो रोक लगा दी और बोला कि इससे जो है वो मृत्यु दर बढ़ सकती है। तो ये था इससे जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स की, अब हम बात करेंगे ऐसे पॉइंट्स की या ऐसी न्यूज़ की जिनकी चर्चा हमने क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर नहीं की है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स, तो पहला पॉइंट्स क्या है कि अक्टूबर नवंबर के अंदर आयोजित किए जाने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 महामारी के कारण जो है वो प्रतिबंध मतलब अनिश्चित काल तक जो है वो स्थगित कर दिया गया। तो ये गोवा के अंदर इसका आयोजन होना था, लेकिन वर्तमान में कोविड-19 के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है अनिश्चित काल तक। वर्तमान में अनेक स्पोर्ट्स जो है वो गेम्स इवेंट्स और ऐसे ही कुछ इवेंट्स जिनको हाल ही के अंदर वर्ष 2020 में जो है लॉन्च करना था या जिनकी आयोजन होना था, तो उन सभी को स्थगित किया जा रहा है, जिसके अंदर ओलंपिक के ऊपर गहन चर्चाएं चल रही है और एशियन गेम्स के ऊपर चर्चाएं चल रही है। उसके अलावा IPL को स्थगित कर दिया गया है और ICC टूर्नामेंट जो T20 वर्ल्ड कप था उसके ऊपर भी चर्चाएं जो है वो चल रही है। ICC टूर्नामेंट की अगर स्थगित होता है तो उसके टाइम पीरियड के दौरान जो है वो IPL कराने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसकी चर्चाएं भी जो है वो हाल ही के अंदर चर्चा में है। अगर हम बात करें कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, तो वो हो जाएंगे नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी, और भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय तो हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो भारत सरकार और महाराष्ट्र के साथ जो है वो सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 177 अमेरिकी मिलियन डॉलर का ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मिलेगा महाराष्ट्र सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों के विकास के लिए। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो वो हो जाएंगे उद्धव ठाकरे जी, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे मात्सुगु अस्कावा जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही के अंदर भारत को दिया था ऋण, वो कितना था 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण किसके द्वारा दिया गया हाल ही के अंदर?
एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। इसके अलावा भी वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इनके द्वारा भी जो है वो भारत को हाल ही के अंदर ऋण दिए गए थे। तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके बताना है कि ये कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए जो है वो भारत को किन किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठन के द्वारा जो है भारत को ऋण दिए गए हैं और कितने ऋण दिए गए हैं। अगर आपने हमारी वीडियोस को देखा है तो हमने इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध करवाई है कि कब कब जो है वो किस संस्था ने भारत को कितना ऋण दिया है और यह भारत को कब तक मिला। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था या संगठन ने भारत को कितना ऋण उपलब्ध करवाया है। तो आपको ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका फ़ायदा आपको अवश्य मिलेगा, आपको आने वाले एग्ज़ामों में इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि किन किन संस्थाओं के द्वारा इन्हें अभी हाल ही के अंदर भारत को ऋण दिया गया है। अब हम बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या कर दिया है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इस संस्था का नाम हाल ही के अंदर बदला गया है। अगर बात करें कि यह संस्था किसके अंतर्गत है तो भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आती है यह संस्था, जिसके वर्तमान में मंत्री हो जाएंगे DV सदानंद गौड़ा जी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स का डिस्कस किया। अगर हम देखें कि क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, उस जो था कि हाल ही में किस देश की नौसेना ने लेजर हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, अमेरिका के द्वारा जो है वो हाल ही के अंदर लेजर हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था और जिसके तहत जो है वो हवाई जहाज को या लड़ाकू विमान को पानी के नीचे से ही जो है वो लेजर के जरिए नष्ट किया जा सकता है। तो यह परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, अमेरिकी नौसेना के द्वारा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।